नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला में एज अ साइकियाट्रिस्ट पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है इमोशनल इनकॉन्टिनेंस, मतलब भावनिक असंयम। कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ एक पेशेंट आई थी, 35 ईयर ओल्ड की फीमेल थी और उसको रिलेटिव्स लेकर आए थे क्योंकि एक डॉक्टर ने उसको हमारे पास रेफर किया था ये बोल के कि ये जो पेशेंट है इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये बीच बीच में हंसती है, बीच बीच में रोती है। जब डिटेल हमने इन्वेस्टिगेशन किया, डिटेल हमने हिस्ट्री निकाली, तब हमें ध्यान में आया कि साइकेट्री वाइज, साइकोलॉजी वाइज पेशेंट पूरी तरह नॉर्मल है। सीटी स्कैन में चेंजेस है, सीटी स्कैन में स्ट्रोक हुआ है, अदरवाइज पेशेंट को कुछ भी साइकोलॉजिकल इशू नहीं है। इसे हम बोलते हैं इमोशनल इनकॉन्टिनेंस या भावनिक असंयम। बेसिकली इमोशनल इनकॉन्टिनेंस को स्यूडो बल्बर इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें पेशेंट साइकोलॉजी वाइज पूरी तरह नॉर्मल होता है, लेकिन बीच बीच में रह रहकर बिना कारण, बिना कुछ वजह से पेशेंट को हंसी आती है, बहुत ज्यादा हंसी या बहुत ज्यादा रोना भी आता है। इतना रोना आता है कि पेट दुखने लगता है, पेशेंट नीचे गिर सकता है। साइमल्टेनियसली हंसी भी आ सकती है, कभी कभी हंसी रोना ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी सडनली बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कभी कभी मूड स्विंग्स होते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये पेशेंट को कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है या पेशेंट का दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसे हम बोलते हैं इमोशनल इनकॉन्टिनेंस। इमोशनल इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी बीमारी है जो मेजॉरिटी डॉक्टर्स को ऐसा लगता है, डॉक्टर्स के साथ साथ रिलेटिव्स को भी और पेशेंट को भी ऐसा लगने लगता है कि मैं पागल हो चुका हूं, ये मुझे क्यों हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पेशेंट पागल नहीं होते, इनके सेंटर में, इनके ब्रेन सेंटर में कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता है और इस कारण पेशेंट बीच बीच में हंसने लग जाते हैं, पेशेंट बीच बीच में रोने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करते हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और थोड़ी देर बाद पेशेंट शांत हो जाता है। जब हम पेशेंट को प्रोवोक करते हैं तब ये सिम्टम्स ज्यादा होने लगते हैं। अगर हम हंसने लगे तो पेशेंट हंसता है, अगर हम रोने लगे तो पेशेंट रोता है। पेशेंट को ये समझ में नहीं आता है कि हम क्यों हंस रहे हैं या क्यों रो रहे हैं। कभी कभी दिक्कत तब हो जाती है जब सिचुएशन एक है और पेशेंट उसके एग्जैक्टली विरुद्ध या विपरीत बिहेव करता है। मतलब अगर फ्यूनरल में अगर किसी की मौत हो गई है और पेशेंट वहां गया तो पेशेंट को दुख होता है, लेकिन पेशेंट हंसने लग जाएगा और बाकी लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति पागल हो गया है। साइमल्टेनियसली अगर बर्थडे पार्टी शुरू है, पेशेंट को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पेशेंट बहुत ज्यादा रोने लगेगा, बहुत ज्यादा दुखी होगा, आंखों में से आंसू आने लगेंगे। साइमल्टेनियसली अगर हस्बैंड वाइफ एक रोमांटिक डिनर कर रहे हैं और पेशेंट को खुशी हो रही है, लेकिन सडनली पेशेंट को गुस्सा आने लगेगा, पेशेंट तोड़फोड़ करेगा, पेशेंट को बहुत ज्यादा एक क्रोध आ जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं इमोशनल इनकॉन्टिनेंस। इमोशनल इनकॉन्टिनेंस बेसिकली होता क्यों है ये समझना बहुत ही जरूरी है। इमोशनल इनकॉन्टिनेंस होता है अगर हमारे ब्रेन में जो बहुत ज्यादा छोटे छोटे इमोशनल सेंटर्स है, अगर उसका डिसरेगुलेशन हो गया, अगर उसका डिसफंक्शन हो गया और जो इमोशनल सेंटर्स को कंट्रोल करते हैं उसका अगर कंट्रोल चले गया तो ये इमोशनल डिसरेगुलेशन या इमोशनल इनकॉन्टिनेंस की बीमारी होती है। बेसिकली ये किसी भी एज में हो सकता है, पर फिर भी अबव 35 ये ज्यादा होता है, अबव 60 बहुत ज्यादा होने के चांसेस है, फिर भी एक रेयर सिंड्रोम है। इसके कारण क्या क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब हाइपरटेंशन होने से या पैरालिसिस होने से ब्रेन में कुछ कुछ सेंटर्स बंद हो जाते हैं, खून नहीं पहुंचता है और इस कारण स्ट्रोक के कारण, ब्रेन इंजुरी के कारण, ट्रॉमा के कारण, एपिलेप्सी मतलब फिट की बीमारी के कारण या डिमेंशिया मतलब स्मृति भ्रंश की बीमारी के कारण भी ये लक्षण हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बीमारी है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह क्योर नहीं कर सकते। ये बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। साइंस कितना भी डेवलप हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि अगर ये सिंड्रोम आपका हो गया, आपको एक बार हो गया, तो इसे हम पूरी तरह क्योर नहीं कर सकते। लेकिन फिर हम कर क्या सकते हैं?
तो हम ये कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस कर सकते हैं, हम पेशेंट्स को, पेशेंट के रिलेटिव्स को, जनरल डॉक्टर्स को ये बता सकते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और इसमें पेशेंट पागल नहीं है, पेशेंट को कुछ ना कुछ ब्रेन में इंजरी हुई है, इस कारण पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं। यूजुअली होता क्या है, इमोशनल इनकॉन्टिनेंस के बाद एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ सीक्वेली पेशेंट को साइकेट्रिक कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। ऐसा हंसना और रोने के कारण पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, पेशेंट को टेंशन आता है, एंग्जाइटी होती है कि भविष्य में क्या होगा मेरा, पेशेंट को नींद नहीं आती, पेशेंट को लगता है कि ये बेटर है कि मैं मर जाऊं, पेशेंट को बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, पेशेंट को एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो सकता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के सेकेंडरी सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स पेशेंट को इमोशनल इनकॉन्टिनेंस के कारण हो सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट यह है कि मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूं, भले ही क्योर नहीं कर सकते हम ये बीमारी, लेकिन ट्रीटमेंट इसकी जरूर है। सबसे इंपॉर्टेंट है रीअश्योरेंस ऑफ पेशेंट एंड रिलेटिव्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को और रिलेटिव्स को समझाए कि ये बीमारी आपने जानबूझ के पैदा नहीं की है, आपको ये बीमारी हो गई है, आप इसमें कुछ भी कर नहीं सकते, आप इसके लिए कारणीभूत नहीं है, इसलिए आपको रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। साथ ही में पेशेंट को अगर हम रिलैक्सेशन सिखाते हैं, पेशेंट को हम काउंसलिंग करते हैं, तो रिलेटिव्स और पेशेंट ये समझ जाएंगे कि अगर हंसी आती भी है या रोना आता भी है, तो यदि हम रिलैक्स रहते हैं तो हम हमारा इमोशन है वो काफी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। बहुत सारे आजकल एंटी डिप्रेसेंट्स है हमारे पास उपलब्ध, जैसे सर्ट्रालिन, फ्लोक्सेटिन, एसिटालोप्राम, अमिट्रिप्टिलिन, जो दे के पेशेंट का जो बिहेवियर या इमोशन वल्नरेबल हो गए हैं, साथ ही में वाल्प्रोएट, लिथियम और लो डोजेस में रिस्पेरोन जैसे एंटीसाइकोटिक्स देकर भी पेशेंट को ये जो इमोशंस है हम ये कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ऐसी ये बीमारी है जो ये प्राइमरीली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, इमोशनल इनकॉन्टिनेंस या सूडोबल्बर इफेक्ट या भावनिक असंयम, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को, मेजॉरिटी डॉक्टर्स को, मेजॉरिटी क्लिनिशियंस और फिजिशियंस को लगता है कि ये साइकोलॉजिकल बीमारी है। तो बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि ये साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है काउंसलिंग का, वो है अश्योरेंस का, पेशेंट्स का और रिलेटिव्स का भी। अगर आपके रिलेटिव्स या आपके परिवार में, आपके नोन में ऐसा किसी को ये बीमारी है, तो ये वीडियो उनको जरूर बताएं, ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर अमोल केळकर, यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल के हाल ही में 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हुए, उसी के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। मैं ऐसे ही आगे के वीडियोस भी लेकर आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।